नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि असुद्दीन ओवैसी आरजेडी की ना के बाद अब क्या करने में जुट गए। आपको बता दें कि मुझे जो सूत्र बता रहे हैं, असुद्दीन ओवैसी थर्ड फ्रंट बनाने में भिड़ गए। और असुद्दीन ओवैसी का ऐसा मानना है, उनकी पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना है कि अगर बिहार में थर्ड फ्रंट बन गया और 4 पार्टियां उसमें शामिल हो गई तो थर्ड फ्रंट वाकई एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, विकल्प बन सकता है। और आपको बेहतर पता है कि थोड़े दिन पहले असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पान पार्टी के नेता आईपी गुप्ता से मिल चुके हैं। दूसरा सवाल जो उठ रहा था कि क्या बीएसपी से अलायंस हो सकता है, वैसे बीएसपी ने कल मना कर दिया है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग अभी भी होपफुल हैं कि नहीं, ये अलायंस संभव है। तीसरा घटक दल क्या पान पार्टी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इंटरव्यू किया, उसमें पान पार्टी के नेता कहते हैं कि थर्ड अल्टरनेटिव में ये 4 पार्टियां शामिल हो जाए तो बड़ी ताकत बन सकती है। आई एम फोरकास्ट में नहीं करता कि कोई थर्ड फ्रंट होने वाला है, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन जब थर्ड फ्रंट कोई रूप ले तो उसमें 4 प्लेयर का होना बहुत जरूरी है। आईपी गुप्ता, AIMIM, पीके और बसपा। अगर मैं आपको बता दूं इस दावे के साथ, अगर ये 4 आदमी आ गए एक साथ तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। पर ये बताइए, कल बसपा ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ बसपा को अपने कार्यकर्ताओं की तो फिक्र होती नहीं है। उनको तो वोट बैंक चाहिए, मेरा वोट परसेंटेज चाहिए। बिहार वाले सब हाथी छाप करते रहते हैं, उसे मतलब नहीं। इसलिए मैं कहा कि वहाँ थर्ड फ्रंट बनता हुआ मुझे नहीं दिखा। नहीं, अगर बसपा की जगह पीके आ गए तो फिर भी हम लोग बना देंगे। अगर 3 आदमी आते हैं, देखिए पीके भी आ गए आपके साथ। देखिए तो पीके के पास 2 चीज है। एक तो उनके पास रणनीति है, दे हैव मैसिव मनी, दे हैव मैसिव मीडिया सपोर्ट, और पीके एक एक्सीलेंट रणनीतिकार है। वोट है कि नहीं है इस पे विवाद है, लेकिन बाकी चीजें हैं उनके पास में, कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं हूं, हमारे पास एक सॉलिड वोट आज की डेट में, वो वोट। लेकिन पान पार्टी के नेताओं की बात से एक बात तो बहुत साफ नजर आई कि वो और भी विकल्प को देख रहे हैं पहले। तो ये छोटी छोटी पार्टियां आप कह सकते हैं अवसरवादी तो होते हैं, उन्हें बेहतर डील जहां मिलेगा उधर जाएंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि असुद्दीन ओवैसी की ये कवायद कहां तक सफल होगी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और क्या उनके इस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी हिस्सा बन सकती है। क्या चिराग पासवान, जो कल से ये लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन में प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अरुण भारती और कूद पड़े हैं, क्या समझा जाए कि चिराग कुछ और सोच रहे हैं? क्या सीटों के बार्गेनिंग के अलावा कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है? किसी और घटक दल का हिस्सा बन सकते हैं? क्योंकि यह सवाल बड़ा गंभीर है। आप देखिए, चिराग पासवान और पीके के बीच रिश्ते भी बड़े मधुर हैं। ये मधुर रिश्ते की कहानी क्या चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी इसका कोई रिश्ता है, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल थर्ड फ्रंट बनने की संभावना क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। और उसमें कौन कौन से घटक दल होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आइए आपको सुनाते हैं कि 2 पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। जनसुराज कभी भी और किसी कीमत पे थर्ड फ्रंट के अलायंस में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अन्य पार्टियां जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात करती हैं, उनके विचार और जनसुराज के विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम विकास को लेके चलते हैं, हमारा प्राइमरी मुद्दा विकास है। लेकिन अगर आप अन्य पार्टियों को देखें तो समाज को बांटने का काम करते हैं। वो जात पे वोट मांगते हैं, वो धर्म पे वोट मांगते हैं, वो अन्य ऐसी जो तत्कालीन सुविधाएं देकर पब्लिक को लुभाकर वोट मांगने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले अपने दम पे सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आदेश है कि बिहार में आम आदमी पार्टी अपने दम पे सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हम लोग किसी भी गठबंधन या किसी भी थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं है। ये
आने वाले समय में इस तरह की किसी भी तरह की बात होती है तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे। तो ये आपने सुना आम आदमी पार्टी को लेकर के जो थर्ड फ्रंट की परिकल्पना है वो बिहार में है भी नहीं। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, पर क्या जन स्वराज उसका हिस्सा हो सकती है? मैं अभी पान पार्टी के नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जन स्वराज को लेकर के हम लोग बहुत होपफुल नहीं है, लेकिन अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो थर्ड फ्रंट में पान पार्टी होगा, बहुजन समाज पार्टी होगा और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी होगी। अगर ये तीन पार्टी मिल जाती है तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी क्या सोच रहे हैं? उनके पार्टी के नेता कल तक दिल्ली में थे, आप जान लीजिए अख्तरुल ईमान दिल्ली में थे, उनके पार्टी के प्रवक्ता भी दिल्ली में थे, ओवैसी से मिल रहे थे। फिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है, ये तमाम तरह की बातें हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान और हमारे पटना के रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक कुचगवे साहब, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनफैक्ट ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीसीआर इनको पत्रकार लिखिए, ये पुराने पत्रकार हैं। संतोष कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मृत्युंजय शर्मा जी हैं, मैं इनको राजनीतिक विश्लेषक कहता था, लेकिन इनके बहुत सारे परिचय हैं, ये काफ़ी नामचीन लेखक भी हैं, ऑथर भी हैं, और इनकी किताबें मैं पढ़ चुका था, पर मुझे पता नहीं था कि यही मृत्युंजय शर्मा जी। तो मृत्युंजय शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सुजीत कुमार, पटना से संवाददाता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुजीत। सबसे पहले सुजीत, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये थर्ड फ्रंट की परिकल्पना केवल एमआईएम की है, क्योंकि बीएसपी तो कल कह चुकी है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पान पार्टी के नेता अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ बैठे हुए थे, हमने उनका इंटरव्यू भी किया, वो कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट काफी मजबूत हो सकता है, लेकिन वो हर जगह अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। तो थर्ड फ्रंट की संभावना क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो पंकज जी, थर्ड फ्रंट की संभावना बिहार में वैसी है जैसे एक मुट्ठी होती है जो बंद होती है, खुलती है तो उसमें क्या है क्या नहीं है ये सामने नहीं आता है। मेरी जब बात हो रही थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं से, तो उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था कि कुछ पार्टियां हैं बिहार में जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं। मेरा अगला सवाल ये था कि क्या थर्ड फ्रंट बनेगा? उनका ये जवाब था कि निश्चित बनेगा। अब निश्चित बनेगा ये एक तरीके से डिट्टो करने वाली बात है। निश्चित बनेगा, निश्चित बनेगा तो फिर बच कौन सा जाता है? आप खुद देखिए, जो पार्टियां हैं जो महागठबंधन के साथ हैं वो ऑलरेडी उनके साथ है, जो एनडीए के साथ है वो ऑलरेडी उनके साथ है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं नहीं है, भले ही वो दावा कर रही हैं कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। उनमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, बसपा है, जनसुराज है, आम आदमी पार्टी है। अब इसमें भी दो चीजें हैं, अगर इसमें दो पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए, जनसुराज और आम आदमी पार्टी, जो कि पहली बार बिहार में मौका अपना तलाशेंगी, राजनीतिक भविष्य तलाशेंगी, उनके अलावा जो दो पार्टियां हैं एआईएमआईएम और बसपा, ये ऑलरेडी पहले थर्ड फ्रंट का हिस्सा रह चुकी हैं, बल्कि ये पिछले चुनाव में दोनों साथ में ही थे। लेकिन इस बार बसपा ने अपनी रणनीति को बदला हुआ है। लेकिन जो बात सामने आ रही है, एक मुतमईन है एआईएमआईएम की भाई हमें थर्ड फ्रंट हम लोग बनाएंगे, हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन लाख टके का सवाल है कि किससे चल रही है। देखिए राजनीति है, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड में बातचीत हो रही थी तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि एकदम हम लोग थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बन भी सकते हैं, संभावनाएं हैं। तो अब उसके लिए क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं। अगर थर्ड फ्रंट बनेगा तो कौन कितनी सीट पे लड़ेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेरी बातचीत हो रही थी उसमें इस चीज का जिक्र किया गया था कि अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। भले ही आज कुछ पार्टियां जो है स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस रास्ते को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लेकर के चल रही है, वहां पर कुछ दिनों में, जो इनपुट मेरे पास है, कुछ दिनों में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट शुरू हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं जो बात हुई है उनके आधार पर, उन लोगों के आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूं। जी पंकज जी।
आप उस आधार पर कह सकते हैं। मेरे साथ और भी सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूँगा। मैं जाना चाहूँगा सबसे पहले संतोष कुमार जी के पास। संतोष जी, आप ये बताइए, थर्ड फ्रंट की संभावना को तलाशा जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी इसमें लीड रोल में। उनको लगता है कि अब हमें कुछ वैसी पार्टियों को साथ करना चाहिए और हमें अन्य दलों को बताना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार कोशिश है, आपको याद होगा पिछली बार भी उपेंद्र कुशवाहा थे, बीएसपी पार्टी थी, असदुद्दीन ओवैसी थे। अभी थोड़ी देर पहले पान पार्टी के नेता मेरे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे बीएसपी, पान पार्टी, ओवैसी ये लोग अगर साथ हो जाएं, और एक और दल की बात कह रहे थे, उसको लेकर के मैंने पूछा भी क्या जनसुराज की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना था जनसुराज के पास पैसा है, रणनीति है, मैं जनसुराज की बहुत बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन 4 ऐसे दल हैं, चौथे दल की बात अभी मैं खुलकर नहीं करूंगा, अगर वो आ गए तो मामला कुछ बदल सकता है। ये चौथा दल कौन है? कल से चिराग का भाषा बदला हुआ है, क्या माना जाए? चिराग जिस तरीके से कल से बोल रहे हैं, जीजा साले दोनों मिलकर के, ये एनडीए में उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने, और खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे यहाँ आके रोज बोलते थे, अब चुप रहने लगे, अब वो कह रहे हैं इस पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो अंदर खाने जो मेरे पास जानकारी है कि इस तरह का भी चल रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? चिराग केवल सीट पाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं या तीसरे गठबंधन में जाने की सोच रहे हैं? उनको लग रहा है कि एनडीए की लुटिया गोल होने वाली है बिहार में। निश्चित तौर पर अभी थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो नेता अगर कोई नहीं निकलते हैं तो थर्ड फ्रंट की परिकल्पना बेकार होगी। मतलब कोई महत्व नहीं रहेगा थर्ड फ्रंट का। हाँ, अगर एनडीए से चिराग पासवान निकल जाते हैं और चिराग पासवान, ओवैसी, प्रशांत किशोर, फिर उपेंद्र कुशवाहा, और उसके बाद अगर ये मिलते हैं तो ये थर्ड फ्रंट की परिकल्पना कारगर साबित हो सकती है। और प्रशांत किशोर, चिराग पासवान दो ही केवल मिल जाते हैं, और ओवैसी 3 अगर मिल करके चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद कोई भी अगर छोटी पार्टी कोई भी आती है, केवल ये 3 मिल जाते हैं, तो बिहार में थर्ड फ्रंट एक कारगर मतलब पार्टी फ्रंट साबित हो सकता है और सभी सीटों पर जोरदार मुकाबला हो सकता है, त्रिकोणात्मक मुकाबला हो सकता है। क्योंकि चिराग पासवान का एक वोट बैंक है, लगभग 100 विधानसभा ऐसे हैं जहां चिराग पासवान का लगभग 10,000 का पोलिंग वोट है, पासवान समाज का। इसके अलावा प्रशांत किशोर के साथ अपर कास्ट का एक अट्रैक्शन हुआ है कि 35 वर्षों के बाद एक है कि अपर कास्ट का कोई नेता आगे बढ़ रहा है, जिसको कि एक ईमानदार छवि के रूप में, एक युवा नेता के रूप में, खासकर उनके जाति विशेष के लोग, ब्राह्मण समाज उनको ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जदयू से, नीतीश कुमार से जो नाराज है वो लोग भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान और ओवैसी ये मिलकर अगर फ्रंट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार में मुकाबला अच्छा हो जाएगा। और आरजेडी और एनडीए, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चिंता की बात होगी। और मुझे लगता है कि मिनिमम 50 से ऊपर सीट ये लोग जीत सकते हैं। लड़ाई तो टोटल सीट पर ये लोग दे सकते हैं। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, ओवैसी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही जोरदार मुकाबला होगा। हाँ, जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान आप जान लीजिए, वो मैंने पहले भी बताया कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ही, वो 20 और 30 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने 95 में चुनाव लड़े थे तो मात्र 7 सीट जीते थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। तो बिहार में नीतीश कुमार के बाद एनडीए में कोई नेता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन में तो तेजस्वी है, तेजस्वी के बाद बिहार में कौन होगा, कौन मुकाबला करेगा? नहीं, तो मतलब तेजस्वी के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं संतोष जी, तेजस्वी के बाद स्पेस दिखाई पड़ रहा है एनडीए में चिराग पासवान को, इसलिए चिराग पासवान कुछ करेंगे। यकीन मानिए, कल मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था जेडीयू से रात में, तो उन्होंने कहा अरे ये सबसे मत घबराइए, ये सीट ज्यादा लेने के लिए सारा कुछ है, बताइए चिराग के लिए कहाँ विकल्प है। हमने कहा प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा अरे कैसी बात करते हैं, क्या फायदा होगा उनको।
मैं चाहूंगा देखिए, मृत्युंजय शर्मा जी इस पर आए, बोलें फायदा क्यों नहीं हो सकता है। आप अगर हम एनडीए की बात करें, बड़ी खराब स्थिति होती जा रही है, ऐसी स्थिति होती जा रही है जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता है, वैसे ही बिहार में एनडीए की स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है। यकीन मानिए, जिस तरीके से अपराध को लेकर के आरजेडी बोलने लगी है, सोचिए, मतलब अपराध पर अगर आरजेडी बोले तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सूर्य पश्चिम में उग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कहने जा रहा हूं, आप लोगों ने जितना जंगल राज बीजेपी वालों ने, जेडीयू वालों ने कर दिया है, और तब आरजेडी अपराध पर बोले, तो यह माना जा सकता है कि भाई ऐसा क्या गलत कर दिया एनडीए वालों ने कि अब आरजेडी अपराध पर बोल रही है। परिवार में आपने इतने लोगों को वार्ड और आयोग में जगह दे दिया कि अब आरजेडी परिवारवाद पर बोल रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि एनडीए इतनी भारी गलती कर रही है कि आरजेडी अपने सबसे कमजोर पॉइंट को स्ट्रांग मान करके अब उसी पे एग्रेसिव हो रही है। मृत्युंजय शर्मा जी, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि चिराग पासवान भांप गए हैं? ये कल से उनकी भाषा बदल गई है, उनके बहनोई अरुण भारती भी और एग्रेसिव हो गए हैं। पहले राजेश वर्मा भी बोले थे गोपाल खेमका मर्डर के बाद। क्या चिराग एनडीए को छोड़ रहे हैं? नया फ्रंट बन रहा है? पंकज जी देखिए, बहुत लंबी अभी प्रेडिक्शन नहीं करते, इलेक्शन में कुछ महीने बाकी है, लेकिन चिराग पासवान की आप पूरी पॉलिटिक्स देखेंगे हमेशा से, तो वो किसी भी दल या गठबंधन के साथ रहते हुए भी अपना एक व्यक्तिगत जो उनकी पार्टी की आइडेंटिटी है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख लीजिए कि इसी एनडीए गठबंधन के अंतर्गत रहते हुए भी जब सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया था जिसमें बाइफरकेट करने की बात कही गई थी ओबीसीज को और दलित्स को, तो उसके विरोध में इन्होंने कितना एक तरह से फ्रंट खोल दिया था। इन्होंने बिहार में आके सभाएं की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण पे अगर किसी प्रकार की आना चाहेगी, दलितों को बांटने का प्रयास होगा तो हम नहीं सहेंगे। आप कास्ट सेंसस पे भी देख लीजिए कि हमेशा से इन्होंने एक जो लाइन टो किया है वो अपना इंडिपेंडेंट लाइन है, चाहे पहले इंडिया कुछ भी बोलती रही हो, बाद में कुछ भी बोलती रही हो, हमेशा उसके समर्थन में खड़े रहे। तो एक प्रकार से चिराग पासवान, मैं हमेशा कहता हूं कि वो 25 के लिए नहीं लड़ रहे, वो 2030 के लिए लड़ रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि 2030 में मैं उस स्थिति में हूं जिसमें सीएम पद के एक मजबूत दावेदार के रूप में मैं वहां पे स्थापित हो जाऊं। और आज जो भी हो रहा है वो देखिए उसी की तैयारी चल रही है। वो चाहे बिहार में आके चुनाव लड़ना हो, अनरिजर्व सीट से कहना हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, युवाओं को एक वोटिंग ब्लॉक के तौर पर डेवलप करना हो, जातीय राजनीति से ऊपर उठने की बात हो, अलग अलग विषयों पे अपना इंडिपेंडेंट व्यू देना हो। पिछली बार 2020 में भी जो उन्होंने कोशिश की थी अपने सारे सीटों पे चुनाव लड़ने की, खासकर जेडीयू के विरुद्ध में, वो यही था, वो दिखाना चाहते थे कि जो हमारी पार्टी है उसको छोटी पार्टी मत समझिए, उसका इंपैक्ट देखने का प्रयास कीजिए, ताकि अगली बार जब वो एक नेगोशिएशन टेबल पे हो तो उनका ज्यादा वेटेज हो। 2025 में थोड़ा मुझे अभी तक डाउट है कि वो अकेले जाएंगे, वो भले ही अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हो। दो कारण इसके लगते हैं मुझे पंकज जी। एक तो पहला कि 2020 में वो देख चुके हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन अकेले लड़के बहुत ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे। वो एक आध गठबंधन भी कर लेंगे, फिर भी मुझे इस पे डाउट है कि उतना सीमलेसली वोट ट्रांसफर हो जाएगा कि वो डबल डिजिट सीट्स में जा पाए। एनडीए के अंदर रहते हुए उनको पता है कि डबल डिजिट सीट्स आ जाएगी। दूसरा, 2025 में थोड़ा सा एक समीकरण जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि उनके चाचा ने एक पार्टी भी बनाई हुई है, भले ही थोड़ा सा वो हाशिए पे हो, लेकिन अगर वो महागठबंधन में चले जाते हैं पशुपतिनाथ पारस, और जो थोड़ी सी संभावना बनती हुई दिख रही है, उनकी बैठक हो चुकी है तेजस्वी के साथ, और अगर चिराग अलग जाते हैं उधर और उधर पारस महागठबंधन में साथ रहते हैं, तो वहां पे पासवान वोट बैंक में वो दरार ला सकते हैं, वो ट्रांसफर करा पाएंगे महागठबंधन में, और उसके कारण चिराग के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को बहुत नुकसान होगा। चिराग इस बात को भी समझते होंगे मेरे ख्याल से, और बार बार वो खुद को एक मेरे ख्याल से डिस्ट्रक्टिव या एंटी फोर्स के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेंगे। 2020 में जो हो गया सो हो गया, लेकिन 2025 में मुझे लगता है वो साथ रह के वो देख रहे हैं, अभी केंद्र में कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको पता है कि अगर इधर सब कुछ अच्छा रहा, रिजल्ट्स अच्छे आ गए चुनाव के, तो राज्य में भी वो दावा ठोक सकते हैं। मंत्री पद तो खैर है ही, हो सकता है वो डिप्टी सीएम का दावा ठोक दे, और अगर 5 साल वो डिप्टी सीएम के पद पर बरकरार रह जाते हैं तो 2030 में वो एक बहुत मजबूत चेहरे के तौर पर रहेंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए। चलिए, तो वो शायद मान भी लेते हैं मृत्युंजय शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें ठीक है। फिर चिराग का इंडिकेशन जो है वो
सिर्फ इसलिए है कि ज्यादा सीटें चाहिए या 2030 की राजनीति के लिए कर रहे हैं, मान भी लेते हैं। पर ओवैसी अंदर खाने क्या कर रहे हैं? ओवैसी तो ये जरूर साबित करने का प्रयास करेंगे ना कि महागठबंधन तुमने हमको नहीं लिया तो तुम्हारी सत्ता भी नहीं आएगी, क्योंकि उनके प्रवक्ता तो कई बार हमारे साथ बैठे हैं और उन्होंने यहां तक कहा है कि अपना गुरूर अलग रखिए, अभिमान अलग रखिए। पिछली बार आप सत्ता में नहीं आ पाए थे क्योंकि आपने हमें अछूत माना था। अभी भी समझ लीजिए हम आपके साथ आना चाहते हैं, मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं चाहिए, लेकिन आपको घमंड हो गया है और हमारे बगैर आप सत्ता में आ नहीं पाइएगा। यही बात पान पार्टी कर रही है कि नीतीश हो या तेजस्वी, पान पार्टी के बगैर सत्ता में नहीं आएंगे। लिख लीजिए, हमारे साथ इंटरव्यू में बोले हैं, मैं ये चलाने वाला भी हूं, ये बात आप जान लीजिए। दीपक कोचगवे साहब, क्या आपको लग रहा है तीसरे फ्रंट की पॉसिबिलिटी है? असुद्दीन ओवैसी जबरदस्त तरीके से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। वजह यह है कि मुसलमान के वोटों का बंटवारा करेंगे। अगर पान पार्टी शामिल होती है थर्ड फ्रंट में तो ये नीतीश को अच्छा खासा नुकसान होगा, एनडीए को ज्यादा नुकसान होगा। और क्या आप चिराग को भी इसमें शामिल देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि अगर प्रवक्ताओं की बात करें तो पीके तैयार भी नहीं है। पीके के प्रवक्ता कह रहे हैं हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सवाल उठता है, बीएसपी ने कल क्लियर कर दिया अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये तीसरे विकल्प की परिकल्पना सिर्फ कोरा परिकल्पना है या वाकई ये शेप लेने जा रही है? क्योंकि अब आदिल हसन, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता, ये लोग अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पर मेरी जानकारी है ये तीसरा फ्रंट बनाने में लगे हुए हैं। दीपक कोचगवे साहब। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, जहां तक तीसरे फ्रंट की बात है और तीसरा फ्रंट जो बिहार में बनने की बात, आपको देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह से याचना की महागठबंधन के पास और महागठबंधन को पत्र लिखा, महागठबंधन के साथ जाने की इच्छा जाहिर की, मगर मामला पेंडिंग है, मामला खारिज नहीं हुआ। महागठबंधन की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। रही बात तीसरे फ्रंट की और ओवैसी की, ओवैसी ने 2020 में जो थर्ड फ्रंट बनाया था, और उसमें आपको याद होगा कि थर्ड फ्रंट में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, देवेंद्र यादव थे, ओम प्रकाश राजभर थे, संजय चौहान की जो पार्टी थी, जनवादी पार्टी थी, ये सारे लोग थे। मगर थर्ड फ्रंट की जो परिकल्पना थी और थर्ड फ्रंट की जो सोच थी वो एक तरह से फ्लॉप हुई। सिर्फ ओवैसी ने 5 सीट जीती और बीएसपी ने 1 सीट जीती। तो अब जिस तरह से आज की परिस्थिति में जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में ओवैसी ने फिर, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, मगर लोकसभा चुनाव में वो चीज उनको छन कर नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारी सीटों पर लड़ूंगा, मगर जहां जहां वो लड़े वो 1 सीट भी नहीं जीत पाए। तो मेरे ख्याल से अभी जो थर्ड फ्रंट की परिकल्पना है और अभी जिस तरह से मायावती ने और आकाश आनंद और रामजी गौतम की जो बैठक हुई पटना में, उसे लगता है 243 सीट पर। तो अभी 3 ऐसी पार्टी है जो 243 पर अटकी हैं। चिराग पासवान भी अटके हैं 243 पर, बीएसपी भी आ गई है और 243 पर जनसुराज भी आ गई। तो मैं ये मानता हूं कि आज की जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, जिस तरह से मुस्लिम वोट है, देखिए कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। और जिस तरह से 243 की बात करके मायावती आ रही हैं, मायावती पहले उस रोहतास के इलाके में 5-6 सीट जीता करती थी, हमें याद है। और जो उस एरिया है, यूपी से सटा हुआ एरिया है, उसमें उनकी जीत होती थी। मुझे अभी नहीं लगता है कि मायावती बहुत कुछ ऐसा कर देंगी जिससे कि डैमेज हो। डैमेज तो दलित और महादलित वोट तो नीतीश कुमार को भी मिलता है, महादलित वोट कम मिलता है आरजेडी को, जिस तरह से नीतीश कुमार को मिलता है, एनडीए को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी जो है
वो जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में, ये आपने ठीक कहा कि वो कहेंगे कि मैंने सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की पेशकश की थी आपको, आपने नहीं माना, और तब मैं अब एक वो थर्ड फ्रंट किसके साथ बनाना चाहेंगे? मायावती के साथ तो अब नहीं, अभी तक तो नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, मगर अब वो इंडिया इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता से लंबी बातचीत कर रहे हैं कि भाई आईपी गुप्ता आ जाए और कुछ लोग आएंगे, इससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट अब मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा। जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है, चलिए आपको लगता है बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं, और मुझे लगता है संतोष जी से भी पूछूंगा, मृत्युंजय शर्मा जी से भी पूछूंगा। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ गवे साहब कह रहे हैं। सुजीत, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तीसरे फ्रंट की बात जो चल रही है उसमें कितना दम दिखाई पड़ता है? क्योंकि ओवैसी की पार्टी की बात और भी तो कई दलों से हो रही होगी, जो छोटे छोटे दल हैं। बीएसपी क्या सिर्फ हारने के लिए चुनाव लड़ेगी क्या? मान लीजिए रोहतास सासाराम के तरफ 1-2 सीट मिलने की संभावना हो, तो क्या बीएसपी सिर्फ 1-2 सीट के लिए चुनाव लड़ेगी? ये एक गंभीर सवाल है। पान पार्टी दावा कर रही है कि मेरे बगैर कोई सीएम नहीं बनेगा। अगर दोनों गठबंधन में उनको जगह नहीं मिलती है, तो क्या पान पार्टी ओवैसी के साथ नहीं जाएगी क्या? मेरी बात हुई पान पार्टी के नेता आईपी गुप्ता से, उन्होंने कहा अख्तरुल ईमान मेरे घर आए थे, उनकी बात मैंने सुनी, उनका प्रपोजल अच्छा है, अगर ये 4 पार्टी मिल जाए तो तूफान मच सकता है, एक तीसरा विकल्प बन सकता है। पर हमने पूछा कि आपका रुझान किधर है, आप किधर जाना चाहते हैं? तो उनका कहना है कि हम एनडीए में जाना चाहते हैं, पहला चॉइस हमारा ये है, और एनडीए हमारे लोग को रिजर्वेशन दे दे, यही हमारी मांग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये थर्ड फ्रंट की बात धरातल पे कितना सही दिखाई पड़ता है, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये केवल सिगुफा छोड़ा जाता है। राजनीति में बहुत कुछ सिगुफा होता है जिससे वो बेहतर तरीके से ब्लैकमेल कर सके। मैंने बताया ना कि जेडीयू के नेताओं से मैंने बात की, उन्होंने कहा अरे ज्यादा सीट लेने के लिए चिराग कर रहे हैं। आप सोचिए चिराग कहां जाएंगे? तो पंकज जी, चिराग की बात अगर हटा दी जाए, चिराग की बात यहाँ पे नहीं की जाए, मैं AIMIM की बात कहूँ या फिर बीएसपी की बात कहूँ, आप इन पार्टी जो 4 पार्टियां हैं, जो भी जिनका भी नाम आ रहा है, ये थर्ड फ्रंट में जाएंगी या नहीं जाएंगी, सबसे पहले तो इनको ये देखना होगा इनका संगठन कैसा है। अगर किसी इलाके में कोई एक पार्टी मजबूत है तो किसी इलाके में कोई दूसरी पार्टी मजबूत है। अगर ये थर्ड फ्रंट बनाती हैं तो एक दूसरे के कंधे का सहारा लेंगी, दूसरे किसी इलाके में जो पार्टी जो सहयोगी रहेगी उनके संगठन का उपयोग करेगी, ये इनके लिए एक फायदा हो सकता है। अब रही बात, आपने कहा कि बीएसपी हारने के लिए, मैं बीएसपी की ही नहीं बात कर रहा हूं, मैं AIMIM की भी बात कर रहा हूं। क्या AIMIM हारने के लिए चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल नहीं लड़ेगी। AIMIM पूरी कोशिश में है कि वो 5 से ज्यादा सीट लेके आए। असदुद्दीन ओवैसी तो 40 सीटों की बात कहकर चले गए हैं कि हम कम से कम 40 सीट लेके आएंगे, कम हो या ज्यादा हो, वो अपना वोट बैंक के हिसाब से अपना चुनाव, अपने वोट को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अगर थर्ड फ्रंट में आएगी तो वो चुनाव कमजोर तरीके से लड़ेगी। आप बीएसपी को देख लीजिए, पिछले चुनाव में जो जमा खान जो आज जदयू में है, ये बीएसपी के ही तो टिकट पर चैनपुर से जीत के आए थे। ये बात की बात है कि उन्होंने जदयू में, बाद में वो जदयू में चले गए। तो बीएसपी क्या अपना खाता नहीं खोलने की कोशिश करेगी? मैं इनकी बातों से एकदम वो नहीं करता कि हाँ ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक चीज पे इस चीज को मैं जान रहा हूं कि AIMIM ये बहुत ही शातिर तरीके से अपने चालों को चल रही है, बहुत ही एक गोटी जो सेट करना है उसको लेकर ये गोटी सेट कर रही है। ठीक है, अगर ये बार्गेनिंग की भूमिका में है तो किससे बार्गेनिंग करेगी? ये एनडीए में तो जाने से रही, और महागठबंधन की तरफ से रिस्पांस अभी भी ठंडा है। रिस्पांस के लिए जब भी हम लोग कुरेदने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को कोई खास जवाब महागठबंधन की तरफ से AIMIM के लिए नहीं मिलता है। तो AIMIM मरते दम तक तो कोशिश करेगी कि वो थर्ड फ्रंट बनाए, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, और थर्ड फ्रंट तभी बनेगा जब एक से ज्यादा हो। अब उस एक से ज्यादा में कौन जा रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा पंकज जी। लेकिन ये तय मान के चलिए कि अगर थर्ड फ्रंट बन जाता है तो कोई भी पार्टी जो है वो 2020 के अपने प्रदर्शन को उससे बेहतर करने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए, आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट की संभावना अभी भी बरकरार है। मृत्युंजय जी, एक सवाल आपसे करूं,
आईपी गुप्ता पान पार्टी के नेता से हमने पूछा तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर तो हमें अपने साथ लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारा उनके साथ गठबंधन हो। प्रशांत किशोर की पार्टी औपचारिक तौर पर कहती है हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये कहना राजनीति में कुछ और करना कुछ, ये तो हर पार्टी का स्वभाव रहा है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। सवाल ये है कि भले ही पीके कहते हो हम किसी के साथ नहीं जाएं, लेकिन पान पार्टी को पीके बुला रहे हैं, ऐसा आईपी गुप्ता का दावा है। ऐसे में ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर असुद्दीन ओवैसी भी इनके साथ गठबंधन कर लें पीके के साथ, ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ रही है क्या? क्योंकि फिर तो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बड़े बड़े नेता हो जाएंगे, फिर तो लालू प्रसाद को असली चुनौती मिलेगी। ऐसा आपको नहीं लगता क्या? और पीके सवर्णों का भी वोट ले सकते हैं। संतोष जी बता रहे थे ब्राह्मण खास तौर पर उनके पीछे घूम रहे हैं, उनमें एक विश्वास जगा है, पीके जैसी बात कर रहे हैं, हर पार्टी के नेताओं की बुनियाद हिला दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने क्या क्या आरोप लगा दिया, बीजेपी चुप हो गई है। बहुत ज्यादा बोलने वाली बीजेपी, जिनके बारे में कहा जाता प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, वो बीजेपी चुप्पी साधे हुए है अभी तक। मृत्युंजय शर्मा जी। पंकज जी, मुझे लगता है देखिए AIMIM ने जो एक पत्र भेजा है राजद को और लालू जी को, वो भी एक रणनीति के तहत है। आप देखिए, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जो ओवैसी हैं वो बीजेपी की बी टीम है। तो उन्होंने पहले ही ये लेटर भेज के एक प्रकार से स्थापित कर दिया है कि देखिए हम तो चाहते थे कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन गेंद अब आपके पाले में है। तो आप हमें अगर महागठबंधन में लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इनकार कर दिया था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ राजद के पास बहुत बड़ा डिलेमा है। देखिए, राजद हमेशा से जो मुस्लिम वोट है और यादव वोट है उसको एक प्रकार से एकाधिकार मानती है अपना। तो वहां पे कोई भी अगर एक्सटर्नल प्लेयर आता है तो उसकी वैल्यू को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहती है। देखिए, इसी कारण से उन्होंने सीमांचल में पप्पू यादव को नहीं अपनाया या कांग्रेस को उन्हें टिकट देने नहीं दिया, क्योंकि नहीं चाहते कि यादवों का कोई एक और नेता या पार्टी हो जो कहे कि हमारा भी इसमें वोट बैंक है। मुस्लिम्स के साथ भी सेम ही है। वो AIMIM को अगर गठबंधन में ले लेगी, उसे कुछ सीटें दे देगी, तो एक प्रकार से वो लेजिटिमाइज कर देगी कि हाँ, आपका भी हक है यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं पर और वोट पर, और हमेशा के लिए एक प्रकार से वो स्थापित हो जाएंगे बिहार की राजनीति में। इसीलिए उसे वो हाशिए पे रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ AIMIM को किसी के साथ भी गठबंधन करने से फायदा ही होने वाला है। उसका अपना जो वोट बैंक है वो बहुत इंटैक्ट है मेरे ख्याल से पंकज जी। वो 5 के आसपास सीटें मुझे लगता है फिर से लेते आएगी। प्रशांत किशोर के पास अब एक डिलेमा है। देखिए, वो एक तरफ जहां राजनीति की बात करते हैं जो एकदम फ्रेश राजनीति है, अकेले चुनाव लड़ने की राजनीति है, उनके मुद्दे सभी दलों से अलग है, वो नहीं कहते कि किसी एक धर्म जाति की पार्टी है। लेकिन जैसे ही वो किसी एक जाति की पार्टी से, मान लीजिए 5 समाज की पार्टी से ही वो गठबंधन करते हैं, तो उनको फिर ये मानना पड़ेगा कि हम जाति की राजनीति करने वाले हैं, एटलीस्ट कुछ क्षेत्रों में। जैसे ही ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करते हैं, उनको मानना पड़ेगा कि हाँ, एक धर्म विशेष की पार्टी जो रिप्रेजेंट करती है उससे हम गठबंधन कर रहे हैं। दूसरा, इन गठबंधनों के बाद भी ये बहुत क्लियरली स्टैब्लिश नहीं है पंकज जी कि ये वोट ट्रांसफर्स बहुत सीमलेसली हो पाएंगे। क्या हमें लगता है कि कुछ विधानसभाओं में ब्राह्मण और मुस्लिम का वोट ट्रांसफर एक दूसरे को हो पाएगा? मुझे ये बहुत अनलाइकली लगता है, अगर ये गठबंधन ऊपर में हो भी जाए। इसीलिए जब भी आप देखेंगे थर्ड फ्रंट की बात होती है, तो पिछली बार भी जैसे छोटी छोटी पार्टियों का थर्ड फ्रंट बना, आप वोट प्रतिशत में देख लीजिए, इसमें से किसी भी पार्टी ने 1.5% से ज्यादा वोट नहीं लाया। तो कभी भी जब कोई पॉलिटिकल फ्रंट बनता है तो उसके कोर में, न्यूक्लियस में एक बड़ी पार्टी का रहना जरूरी है, तभी वो कोई इंपैक्ट छोड़ पाती है। अगर 10 छोटी छोटी पार्टियां साथ आ भी जाएं, लेकिन वो सभी पार्टियां एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करा पाए और चुनाव जीत जाए, बहुत मुश्किल है। पिछली बार भी जो रिजल्ट आया उसमें आप थर्ड फ्रंट छोड़ दीजिए, सिंपली AIMIM ने 5 सीटें जीती सीमांचल में, BSP ने 1 सीटें जीती। अब उसका फ्रंट बोल लीजिए, इंडिविजुअल पार्टी बोल लीजिए, वो अलग है। फिर से थर्ड फ्रंट अगर बनता भी है तो मुझे वही लगता है कि पार्टियां अपने में इतनी छोटी पार्टियां हैं, मैं LJP को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूं, LJP वो कोर नहीं बन सकता है। कोर में उसी पार्टी को बोलूंगा जिसका अपना कम से कम 15% वोट हो बिहार में, जो इनमें से कोई भी पार्टी अभी बनती हुई नहीं दिख रही है। और इसलिए थर्ड फ्रंट बने भी तो बहुत ज्यादा जो ये पॉलिटिक्स है, जो चुनाव है, वो द्विपक्षीय ही होने जा रहा है। ये वोट काटने का काम करेंगे कुछ कुछ सीटों पे, लेकिन चुनाव को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। चलिए, आप कह रहे हैं ये काटने का काम करेगी, पर मैं एक कोइंसिडेंस जो देख रहा हूं, और मैं संतोष जी चाहूंगा आप इसको एक्सप्लेन कर दे कम शब्दों में। भाई, प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को उसकी आबादी के हिसाब से टिकट देना चाहते हैं, असुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों के हकमारी को लेकर के पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं।
ठीक है, चिराग पासवान एनडीए से दुखी हैं और चिराग पासवान के बेहतर संबंध प्रशांत किशोर से। पान पार्टी के नेता से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की मीटिंग हो चुकी, यह भी सच है। और पहले बीएसपी के साथ ओवैसी एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं। अब सवाल है, ओवैसी को आरजेडी लेने को तैयार नहीं है और पान पार्टी को अगर एनडीए और आरजेडी लेने को तैयार नहीं होती है तो ये दोनों तो मिलेंगे, ये तो तय है। बीएसपी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए और मुस्लिम के बीच में पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर ओवैसी प्रयास करते हैं तो क्या बीएसपी ओवैसी के साथ आ सकती है? मतलब बीएसपी भी इस घटक दल का हिस्सा बन सकती है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर प्रासंगिक होने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो पान पार्टी से मिलने के लिए प्रयासरत थे, जैसा आईपी गुप्ता कह रहे हैं, भाई कोई जनसुराज पार्टी से नहीं कह रहा है, तो ओवैसी से मिलने में उनको क्या दिक्कत होगी? थर्ड फ्रंट तो स्टेप ले ही लेगा, जिसमें चिराग भी हो सकते हैं, बीएसपी भी हो सकती है, पान पार्टी भी हो सकता है, ओवैसी भी हो सकते हैं, एक बड़ा कॉम्बिनेशन तो बन सकता है। और जो प्रशांत किशोर 35 साल की राजनीति को बदलना चाहते हैं, जिसमें बीजेपी भी है, जिसमें लालू प्रसाद भी हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, तो ये संभावित है क्या, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, थर्ड फ्रंट बगैर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। और जहां तक पान पार्टी की बात है, तो पान पार्टी के जो नेता है वो सभी दलों से बात कर रहे हैं। आरजेडी में भी उन्होंने बात की है तेजस्वी यादव से, एनडीए में भी बात की है उन्होंने, और प्रशांत किशोर से भी बात की है। वो ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते हैं और जो सीट, अगर आरजेडी ज्यादा सीट दे देगी तो आरजेडी के साथ भी गठबंधन में वो चले जाएंगे, एनडीए भी 2-4-5 सीट दे देगी तो एनडीए के साथ भी चले जाएंगे। उनको पहले एस्टेब्लिश होना है पान पार्टी को, जिस प्रकार से मुकेश सहनी एस्टेब्लिश हुए हैं, तो पान पार्टी को भी पहले एस्टेब्लिश होना है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो थर्ड फ्रंट ओवैसी के साथ जाकर कोई और प्रशांत किशोर के साथ जाकर के कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पहले उन्हें एस्टेब्लिश होना है, तो या तो वो एनडीए में जाएंगे या इंडिया गठबंधन में जाएंगे। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होते हैं, जो 243 सीट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक होंगे। अगर बाहर होते हैं तो, और उसमें पान पार्टी भी जा सकती है, तब एक मुकाबला जोरदार हो सकता है और लड़ाई अच्छी हो सकती है। आपने देखा होगा पिछली बार चिराग पासवान के कारण एनडीए को नुकसान हुआ था, खासकर जनता दल को नुकसान हुआ था, और ओवैसी के कारण आरजेडी को नुकसान हुआ था। ओवैसी के कारण आरजेडी सत्ता से दूर हुई थी और चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार तीसरे नंबर वो तो हमने देखा था, वो तो हमने देखा था, ये बात सच्चाई है। लेकिन यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि फिर जब ओवैसी के कारण आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई थी, तो दीपक कोचगवे जी फिर ओवैसी को एक्सेप्ट आरजेडी क्यों नहीं कर रही है? क्या आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नुकसान है ओवैसी के साथ जाने में? और नहीं ओवैसी के साथ आरजेडी आती है तो आरजेडी को कितने सीट का नुकसान हो सकता है? देखिए, जिस तरह से आरजेडी को घेर रहे हैं लोग, जैसे जनसुराज ने भी आरजेडी को टारगेट पे लिया। आपको बाय इलेक्शन याद होगा, जिस तरह से बाय इलेक्शन से मुस्लिम वोटरों को उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की थी और बेला में वो सफल भी हुए थे और 10% वोट उन्हें आया था, तो उन्होंने तो आरजेडी को डैमेज किया था और एनडीए को नहीं किया था। अब जहां तक ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी सीमांचल में जिस तरह से उन्होंने कदम रखा था और जिस तरह से उनकी उस वक्त की जो काम, उस तरह का प्रचार हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक तरह से तेजस्वी को रोका था और तेजस्वी रुक गए थे। उन मुख्यमंत्री बनते बनते वो मिस किए थे और बाद में भले उनके 4 विधायक आ गए, मगर अब परिस्थितियां बदली हुई। देखिए, जब चुनाव आता है, मायावती की पार्टी भी निकलती है 243 सीटों पर, ओबीसी भी एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं कि भाई मायावती फिर बीजेपी को मदद करने को निकल गई, अगर वो 243 सीट की बात करती हैं तो, और इन पर भी ये आरोप लगता है कहीं ना कहीं
तेजस्वी यादव को इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस है कि अब जो हमारे मुस्लिम मतदाता है मेरे साथ है और मैं अगर इनके साथ चलूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो वहां अकेला मुस्लिमों का MY समीकरण है उस पर कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगी। तो उसको लेकर ओवैसी के साथ, देखिए ओवैसी ने अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से वो प्रधानमंत्री ने उन्हें डेलीगेशन में भेजा था और जिस तरह से ओवैसी का सटने की बात होने लगी थी कि भाई ओवैसी सट जाएंगे क्या थरूर आ जाएंगे क्या, इस तरह की बातों को लेकर थोड़ी परेशानी लोगों को दिखती है। मगर जहां तक सीमांचल का मामला है, सीमांचल में आपने देखा था कि तेजस्वी यादव को लॉस तो जरूर हुआ था, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में लॉस तो हुआ था कुछ गवे साहब, हाँ लॉस हुआ था, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं है। क्यों सुजीत? आरजेडी तो बिल्कुल तैयार नहीं है ओवैसी को साथ लेने के लिए, और ओवैसी डे 1 से ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने खुद फोन भी नहीं किया। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं, ओवैसी ने फोन नहीं किया, जबकि दोनों के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। तो ये ओवैसी को पता है कि ये लेंगे नहीं, इसलिए ओवैसी अपना पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं। सच बात तो ये है कि वो पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं। सुजीत, क्या प्रशांत किशोर और चिराग का जो भाषा कल बाहर आया है, अरुण भारती का जो निकला है, एनडीए में खलबली है क्या? एनडीए में लोग ये मान रहे हैं कि चिराग कुछ अलग कर सकते हैं? तो पंकज जी, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले का एक अपडेट दे देता हूं, क्योंकि आज बिहार सरकार के कैबिनेट ने युवा आयोग बनाने की घोषणा की है, तो चिराग पासवान का उस पर एक्स पर पोस्ट आ गया है। चिराग पासवान ने बहुत तारीफ की है नीतीश कुमार की। चिराग का कहना है कि भाई युवा आयोग की मांग हमारी मांग थी और सीएम ने इस आयोग के गठन का डिसीजन लिया है, इसके लिए हम सीएम के प्रति आभारी हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट है ये। तो चिराग पासवान जो है ये एक तरफ तो ये बात अभी पोस्ट कर रहे हैं। मैं ज्यादा पहले की बात नहीं करूंगा, अभी छपरा में उनकी रैली थी 6 तारीख को, वहां जाके फिर वो बोल के आए हैं कि चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। असल में चिराग पासवान घूम फिर के अपनी अहमियत को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो इस चीज को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां 78-79 सीट वाली बीजेपी की अहमियत है जिस गठबंधन में, वहां पर मेरी भी अहमियत है। ये बात बिल्कुल अलग है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है, भले उनके MP हैं। तो चलिए अब चिराग पासवान अहमियत रखते हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। थर्ड फ्रंट का हिस्सा कौन कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। कौन सी ऐसी पार्टी है, क्या पान पार्टी होगी क्या? पान पार्टी ने तो अभी साफ तौर पर मना भी नहीं किया, पर हाँ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था। बीएसपी ने कहा अकेले लड़ेंगे, पर बीएसपी थर्ड फ्रंट का हिस्सा होगी क्या? और ओवैसी किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि उनकी महत्ता को आरजेडी कमतर देख रही है, तो बिहार में कैसे अपने आप को स्थापित करें? और इसके लिए ओवैसी लगातार योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मुसलमान वोट को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ओवैसी की पार्टी में इस बार बहुत सारे हिंदू भी उनकी पार्टी से टिकट लेने के लिए आगे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या करते हैं ओवैसी, हम जरूर बताते रहेंगे। मृत्युंजय शर्मा जी, संतोष कुमार जी, सुजीत कुमार और दीपक कोचगवे साहब, आप तमाम लोगों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।